प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 नागरिक शास्त्र के खंड 2 राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 4 सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे। प्रेम के बहुत से रंग होते हैं, इसकी कोई स्पष्ट या सार्वभौमिक परिभाषा नहीं होती। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने अनुभव के आधार पर इसकी व्याख्या करता है। इसी तरह से न्याय के प्रति भी प्रत्येक व्यक्ति की एक सहज अनुभूति होती है, भले ही वो उसकी ठीक ठीक परिभाषा न दे सके। इस अर्थ में प्रेम और न्याय दोनों एक जैसे हैं, दोनों को कोई बुरा नहीं कह सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए और थोड़ा बहुत बाकियों के लिए भी न्याय चाहता है। हालांकि प्रेम दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत संबंध पर निर्भर करता है, जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के तौर तरीकों पर निर्भर करता है, जिसके आधार पर समाज में न्याय और कर्तव्य और लाभ का वितरण किया जाता है। आज हम न्याय के भिन्न भिन्न रूपों के बारे में देखेंगे। प्राचीन संस्कृति में और परंपराओं में न्याय पर विचार होता आया है। यह अलग बात है कि उनकी अपनी अपनी व्याख्या थी। प्राचीन भारत में न्याय और धर्म को एक दूसरे से जोड़कर देखा जाता था। यह माना जाता था कि न्याय और धर्म की स्थापना करना राजा का कर्तव्य है। इसी प्रकार चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि बुरे लोगों को दंडित करके और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय की स्थापना करनी चाहिए। प्राचीन यूनान में राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक भी न्याय पर आधारित है। उसमें प्लेटो के शिष्य सुकरात और उनके दो युवा मित्रों ग्लाउकन और एडमिंटस की लंबी वार्ता के जरिए न्याय के बारे में बताया गया है। सुकरात को यूनान का सबसे विवेकशील व्यक्ति माना जाता था, क्योंकि उन्होंने उस वक्त की प्रचलित मान्यताओं को कटघरे में खड़ा किया था, जिसकी वजह से यूनान के शासकों ने उनको विषपान के द्वारा मृत्युदंड दे दिया। सुकरात को ही अफलातून के नाम से जाना जाता है। सुकरात के शिष्य प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के आधार पर उनको प्रथम राजनीतिक दार्शनिक की संज्ञा दी गई है, और प्लेटो के शिष्य अरस्तु को उसकी पुस्तक पॉलिटिक्स के आधार पर प्रथम राजनीति वैज्ञानिक की संज्ञा दी गई है। रिपब्लिक में सुकरात अपने नौजवान मित्रों से पूछते हैं कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए, क्योंकि उन नौजवानों का ये आकलन था कि अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्तियों से ज्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं। जो लोग अपने लाभ के लिए कानून को तोड़ते मरोड़ते हैं, छल और प्रपंच का सहारा लेते हैं, वो लोग उन लोगों से ज्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। आज भी हम इस तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। तब सुकरात कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अगर कानून से खिलवाड़ करेगा, अन्यायी हो जाएगा, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। मत्स्य न्याय का पालन होगा, मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, तब कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकेगा। इसलिए हम सभी का दीर्घकालिक हित इस बात में है कि हम न्यायी बने। और न्याय का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने और अपने लोगों की भलाई चाहें और दुश्मनों का बुरा करें। न्याय में प्रत्येक व्यक्ति की भलाई सन्निहित होती है। जिस प्रकार एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों के हित की बात सोचता है, उसी प्रकार से एक न्याय सरकार को अपने सभी नागरिकों की भलाई का कार्य करना चाहिए। आज न्याय के प्रति हमारी समझ इस अर्थ में गहरे जुड़ी हुई है कि समाज में हमारा प्राप्य क्या है, अर्थात हमने क्या प्राप्त किया। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, और इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का प्राप्य यह है कि उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित अवसर मिलना चाहिए। एक न्यायपूर्ण समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुचित और समान अवसर दिया जाना चाहिए। आधुनिक समाज में समान लोगों को समान महत्व मिलने के बारे में एक आम सहमति है। समकक्षों के साथ समान बर्ताव इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, और इस आधार पर वो समान अधिकार और व्यवहार के अधिकारी होते हैं। अधिकांश उदारवादी लोकतंत्र में अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें जीवन, संपत्ति, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, जिसमें अवसरों की समानता का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल हैं। समानता के अधिकार में ये भी सन्निहित है कि धर्म, जाति, वर्ण और लिंग के आधार पर समाज में किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। हालांकि हर परिस्थिति में
समान व्यवहार ही न्याय का एकमात्र मापदंड नहीं है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि समान व्यवहार ही अन्याय का कारक हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लाभ और कर्तव्यों का वितरण करते समय उसकी कौशल, मेहनत और उसकी प्रतिभा को उचित महत्व दिया जाना जरूरी है। मान लीजिए आपके विद्यालय में ये निर्णय किया जाता है कि परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी को समान अंक दिए जाएंगे, तो क्या यह न्याय होगा? निश्चित रूप से किसी भी छात्र का मूल्यांकन उसकी उत्तर पुस्तिका की गुणवत्ता और उसके प्रयास के आधार पर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी कार्य में अत्यधिक परिश्रम, अत्यधिक कौशल या फिर खतरनाक परिस्थितियों में काम करने की स्थिति है, तो उसके पारिश्रमिक का निर्धारण उस आधार पर किया जाना चाहिए। पर हमारे समाज में कुछ कामगारों को उनका पारिश्रमिक उस आधार पर नहीं मिलता, जैसे कि कुशल कामगारों, खनिकों और पुलिस कर्मियों जैसे खतरनाक लेकिन समाजोपयोगी काम में लगे हुए लोगों का पारिश्रमिक दूसरे लोगों की होने वाली कमाई की तुलना में न्यायोचित नहीं है। इसलिए समान व्यवहार और समानुपातिक न्याय के सिद्धांत में सामंजस्य स्थापित किया जाना जरूरी है। न्याय का तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि लाभ और कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक तरीका है। लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखना समान बर्ताव के सिद्धांत की अनिवार्यता को खंडित नहीं करता, बल्कि उसका विस्तार करता है, क्योंकि समकक्षों के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत में ये अंतर्निहित है कि जो लोग महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं, उनके साथ विशेष बर्ताव किया जाना चाहिए। जैसे कि विकलांगता या अधिक उम्र के लोगों को विशेष जरूरत और सहायता की जरूरत होती है। हालांकि इस बात पर भी हमेशा सहमति कायम नहीं हो पाती कि विशेष बर्ताव के लिए किन असमानताओं को मान्यता दी जाए। हालांकि अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में विकलांगता, उम्र, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक पहुंच न हो पाना एक कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें विशेष बर्ताव के योग्य समझा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीवन यापन और अवसर का बहुत ऊंचे स्तर तक उपभोग करने वाले लोग और उत्पादक जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों के बीच हर मामले में एक जैसा समान व्यवहार का परिणाम समानता और न्यायपूर्ण समाज नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण समाज होगा। हमारे देश में आमतौर पर यह देखा जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य या ऐसी अन्य सुविधाओं तक पहुंच न होना जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शैक्षिक संस्थानों में दाखिले और नौकरियों में विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सरकार न्याय के इन तीनों सिद्धांतों, समकक्षों के साथ समान व्यवहार, लोगों को मिलने वाले लाभ को तय करते समय उनके कौशल और प्रयास को विशेष महत्व देना, साथ ही जरूरतमंदों के न्यूनतम मानक और अवसर के प्रावधान में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई अनुभव कर सकती है, क्योंकि समकक्षों के साथ समान व्यवहार का सिद्धांत योग्यता को उचित प्रतिफल देने के सिद्धांत के खिलाफ खड़ा हो सकता है, या फिर योग्यता को प्रस्तुत करने से हो सकता है कि हाशिए पर खड़ा तबका वंचित रह जाए, क्योंकि अच्छे पोषाहार और अच्छी शिक्षा तक उनकी पहुंच ही नहीं हो पाती और उनकी योग्यता दब कर रह जाती है। इसीलिए और विभिन्न समूह जो हैं समाज के, वो न्याय के भिन्न भिन्न सिद्धांतों की तरफदारी करते हैं। ऐसे में सरकार को इन विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करके एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करनी चाहिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? न्याय की देवी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधे रखती है क्योंकि उसको निष्पक्ष रहना है। बिल्कुल ठीक, इसे निष्पक्ष रहना है, लेकिन अगर वो आंखों पर पट्टी बांधी रहेगी तो लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल कैसे रखेगी? निश्चित रूप से विशेष जरूरतों का ख्याल रख के ही हम सामाजिक न्याय की भावना को बढ़ा सकते हैं। हालांकि सामाजिक न्याय के लिए केवल कानून और नीतियों की निष्पक्षता ही जरूरी नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि महत्वपूर्ण संसाधनों और सेवाओं का न्यायपूर्ण बंटवारा भी होना चाहिए, चाहे वो बंटवारा दो राष्ट्रों के मध्य हो, दो समूहों के मध्य हो या दो व्यक्तियों के मध्य हो। मान लीजिए कि एक तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, तो क्या दोनों के बीच खाद्यान्न का बंटवारा समान रूप से होगा?
अगर किसी समाज में गंभीर सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं तो वहां पर महत्वपूर्ण संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी लोगों को रहने के लिए समतल धरातल मिल सके, वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सके और अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। भारतीय समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार शामिल है। उसमें अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसी भी सार्वजनिक जगहों पर जाने या सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग या अन्य किसी भी मामले में जाति, वर्ण, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 17 में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भूमि जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के समान वितरण की कोशिश में हदबंदी लागू की गई। अधिग्रहित भूमि को अतिरिक्त भूमि को अधिग्रहित करके भूमिहीन किसानों में बांटा गया। जमींदारी प्रथा समाप्त की गई। भूमि सुधार कानून लागू किए गए। लेकिन आज भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है कि महत्वपूर्ण संसाधनों और नौकरी जैसी सुविधाओं तक समान पहुंच किस प्रकार सुनिश्चित की जा सके। समाज में इसको लेकर जो मत भिन्नता है वो कभी कभी उग्र भावावेश पैदा करती और हिंसा भी, क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे उनके और उनके परिवार का भविष्य दांव पर लग जाएगा। हमने क्रोध और हिंसा के ऐसे भी मामले देखे हैं जो शैक्षिक संस्थानों में दाखिले और नौकरियों पे आरक्षण के प्रस्ताव पर फूटते रहे हैं। हालांकि राजनीतिक सिद्धांत का विद्यार्थी होने के नाते न्याय के प्रति हमारी समझ के आलोक में ठंडे दिमाग से हमें इन मुद्दों की जांच परख करने का सामर्थ्य होना चाहिए। इसको हम रॉल्स के सिद्धांत से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि आप अपने रहने के लिए किस प्रकार का समाज चुनना पसंद करेंगे, तो निश्चित रूप से आप ऐसा समाज चुनेंगे जिसमें आपको विशेष सुविधा और सम्मान प्राप्त हो, आपकी जिंदगी औरों से बेहतर हो। क्योंकि हम किसी से भी यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अपने हित को दरकिनार करके समाज की भलाई के बारे में सोचेगा, वो भी तब जब इसमें उसके और उसके परिवार की जिंदगी का मामला जुड़ा हो। तो फिर ऐसी स्थिति में समाज के लिए निष्पक्ष और न्याय संगत नियम का निर्माण किस प्रकार किया जाए। रॉल्स इसका उत्तर देते हुए तर्क देते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नीतियों के निर्माण के लिए एक ही रास्ता है कि हम ऐसी परिस्थिति में होने की परिकल्पना करें जहां हमें समाज को संगठित करने का फैसला लेना है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमारी सामाजिक हैसियत क्या है। मतलब कि हम अमीर हैं, गरीब हैं, सुविधा संपन्न हैं कि सुविधा विहीन हैं, ऊंची जाति के हैं कि नीची जाति के हैं। तब हम जो सिद्धांत बनाएंगे वो सभी समाज के लिए लाभदायक होगा। रॉल्स इसको अज्ञानता के आवरण में सोचना कहते हैं, क्योंकि जब मनुष्यों को अपनी सामाजिक हैसियत का पता नहीं होगा तो वो सबसे बुरे संदर्भ के मद्देनजर समाज की परिकल्पना कर लेंगे। मान लीजिए आप उस जगह पर हैं, आपको नहीं पता कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आपकी पहचान क्या है, आपका पदनाम, आपकी हैसियत क्या है, तो आप क्या सोचेंगे? यही ना कि अगर मैं किसी सुविधा संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता हूं तब तो ठीक है, मेरी जिंदगी ठीक होगी, लेकिन अगर मेरी पृष्ठभूमि निम्नतर समाज से है तो फिर मेरा जीवन यापन कैसे होगा? मुझे अपनी प्रगति का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तब आप क्या सिद्धांत बनाएंगे? यही ना कि शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य या अन्य सुविधाएं सभी समाज को बराबर रूप से प्राप्त होनी चाहिए और सबसे निर्बलतर वर्ग को विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। रॉल्स कहते हैं कि अपनी पहचान को विस्मृत करना या अज्ञानता के आवरण को ओढ़ना कठिन है। ठीक उसी प्रकार से ये भी कठिन है कि हम लोगों से ये अपेक्षा करें कि वो समाज की भलाई के लिए आत्मत्यागी बन जाएंगे या अपने सौभाग्य में हिस्सेदारी करेंगे। इसलिए रॉल्स तर्क देते हैं कि अज्ञानता का आवरण ओढ़ना निष्पक्ष और न्याय संगत नियम प्रणाली का पहला कदम है, क्योंकि उसमें जब मनुष्य को अपनी हैसियत का पता नहीं होगा तो विवेकशील मनुष्य सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर चीजों को देखेंगे और वो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा बनाए गए नियम सभी समाज के लिए लाभप्रद हों और ये सभी के लिए हितकर है कि निर्धारित नियमों का फायदा सभी को मिले, ना कि किसी विशेष वर्ग को। इसीलिए रॉल्स कहते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि न्यायपूर्ण विवेकशील चिंतन ही समाज में लाभ को प्राप्त करने के विषय को निष्पक्षता पूर्वक सोचने के लिए प्रेरित करता है।
मैंने सुना है कि न्याय में देर होना अंधेर होना। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि किसी विवाद में निर्णय बहुत देर से होता है तो हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति कानूनी कार्यवाही से कोई लाभ न मिले। क्या ऐसा मुकदमा जीतने का कोई फायदा है जिसका फैसला मरने के बाद आए? हमारी न्याय व्यवस्था आज परिस्थितियों से जूझ रही है, इसलिए हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि न्याय वक्त पर हो और गरीबों को समुचित न्याय मिले, वो पैसे पर ना बिके। ऐसा समाज जहां पर बेहिसाब धन दौलत के स्वामित्व और सत्ता का उपभोग करने वाले और वंचित और बहिष्कृतों के बीच अगर गहरा और स्थायी विभाजन है तो उस समाज में न्याय का अभाव है। न्याय का मतलब ये नहीं है कि लोगों के जीवन यापन और रहन सहन का तौर तरीका बिल्कुल समान हो, लेकिन उस समाज को अन्यायपूर्ण ही कहा जाएगा जहां पर अमीरी और गरीबी की खाई इतनी चौड़ी हो कि वो दोनों भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लोग लगे और वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका ना मिले, चाहे वो कितना भी परिश्रम क्यों ना कर लें। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में बुनियादी स्थिति मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि वो स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सके, अपनी व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से आवश्यक पोषाहार की बुनियादी मात्रा, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यूनतम मजदूरी बुनियादी जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से माने गए हैं और बुनियादी जरूरतों को पूर्ति करने का कार्य लोकतांत्रिक सरकार का माना जाता है। लेकिन इन बुनियादी जरूरतों की पूर्ति भारत जैसे देश में जहां पर गरीबों की बहुत बड़ी तादाद है, सरकार के लिए एक बोझ बन जाती है। आजकल समाज और दुनिया के अन्य हिस्सों में इस बात पर बहस चल रही है कि मुक्त बाजार के जरिए प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर और सुविधा संपन्न लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर सुविधा विहीन लोगों की मदद करने का सबसे बेहतर तरीका होगा या फिर बुनियादी स्थिति मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। मुक्त बाजार लाभ प्राप्त करने के लिए मूल्य, मजदूरी और मुनाफे में खुली प्रतियोगिता की छूट देता है। ये मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थक कहते हैं कि अगर बाजार को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो लाभ और कर्तव्यों का ज्यादा न्यायपूर्ण वितरण होगा। जिसके पास ज्यादा प्रतिभा और कौशल होगा उसको ज्यादा मिलेगा और अपेक्षाकृत कम लोगों को कम प्रतिफल मिलेगा और ये ज्यादा न्याय संगत होगा। लेकिन इससे हर्बर्ट स्पेंसर के योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत प्रचलित हो जाएगा कि जो योग्य होगा वही समाज में रह पाएगा। मुक्त बाजार के समर्थक ये भी कहते हैं कि यह उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प प्रदान करता है। हाँ, हम बेहतर से बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। हम अच्छा कपड़ा पहनना, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, यहाँ तक कि विलासितापूर्ण जीवन भी, अपना प्राइवेट यार्ड, जेट, आइलैंड, सब कुछ, बशर्ते कि उसकी कीमत अदा करने के लिए हमारे पास साधन हो, पैसा हो। क्योंकि निजी एजेंसियां कभी भी उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करती हैं जहां उन्हें कम लाभ प्राप्त हो। यही कारण है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में निजी विद्यालय कम मिलते हैं। स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के मामले में भी यही हाल है, तब सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। मुक्त बाजार के समर्थक ये भी तर्क देते हैं कि निजी उद्यमों द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हैं वो सरकारी संस्थानों के मुकाबले बहुत बेहतर होती हैं, निश्चित रूप से, लेकिन उनकी कीमत गरीबों की पहुंच से बहुत बाहर होती है। ये सेवाओं का विस्तार करना नहीं है, गरीबों को सेवाओं से वंचित कर देना है। हालांकि मुक्त बाजार के सभी समर्थक पूर्णतया नियंत्रण से मुक्त बाजार का समर्थन नहीं करते। उनका ये कहना है कि न्यूनतम बुनियादी स्तर मुहैया कराने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि सभी लोग समाज की शर्तों पर प्रतियोगिता के लिए सक्षम हो सकें। लेकिन उनका ये भी तर्क है कि शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में बाजार को विस्तार दिया जाना चाहिए ताकि इन जरूरी सुविधाओं की आपूर्ति ज्यादा ढंग से मुहैया कराई जा सके और सरकार की नीतियां इन सुविधाओं को खरीदने के लिए लोगों को सक्षम बनाने के लिए होनी चाहिए और गरीब और विकलांगों की सेवा के लिए होनी चाहिए। मुक्त बाजार के समर्थक ये कहते हैं कि मुक्त बाजार ज्यादा न्यायसंगत समाज का आधार होता है क्योंकि इसमें केवल योग्यता और काबिलियत का महत्व होता है। आपसे कोई ये नहीं पूछता कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, आप किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उसको ये भी मतलब नहीं है कि आप औरत हैं कि मर्द हैं। उसका सरोकार केवल आपकी प्रतिभा से है। अगर आप प्रतिभा संपन्न हैं तो बाकी सब बेमानी है।
न्याय के विभिन्न पहलुओं पर बहस करने से एक सर्वोत्तम मार्ग के बारे में आम सहमति बनाने में मदद मिलती है। पर सच्चाई क्या है कि जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी, सामाजिक न्याय कोरी कल्पना, निरी बकवास है। विश्व के 30% संसाधनों का उपयोग 70% लोग करते हैं और 70% संसाधनों का उपयोग महज 30% लोग अपने विलासितापूर्ण जीवन में करते हैं। ये न्याय है? भारत की बात छोड़िए, दक्षिण गोलार्ध के अधिकतम देश बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, भ्रष्टाचार, जाति, वर्ग, धर्म, न जाने किन आधारों पर बटा हुआ समाज इस दुष्चक्र में फैले हुए हैं। सामाजिक न्याय बहस का एक आदर्शात्मक मुद्दा है, पर सच्चाई कोसों दूर है। हाँ, लेकिन अगर हम अपने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कृत संकल्प हो कि हमारी जनसंख्या हमारे संसाधनों के अनुपात में हो पाए और शिक्षा को सशक्त सामाजिक आधार बनाया जाए, तो उम्मीद की एक किरण जगती है। धन्यवाद।